हेलो स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है, उसको डिफाइन किया था बेटा हम लोगों ने। देन उसकी यूनिट्स की बात की थी हमने। ऐसा यूनिट्स टेस्ला होती है या वेबर पर मीटर स्क्वायर कहा था हमने। सीजीएस यूनिट गोस और 1 टेस्ला 10⁴ गोस। एंड देन हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बातें कर रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी गिवन सरफेस में से पास कर रही हैं वो उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। एंड दैट फ्लक्स पर यूनिट एरिया हमने कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाता है और वो बी के बराबर ही आ गया था। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की हमने बातें की थी। ओके, तो फ्लक्स की यूनिट हमने कहा था एसआई यूनिट वेबर और सीजीएस यूनिट हमने बात की थी मैक्सवेल और 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल्स के बराबर हमने प्रूव किया था। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं शुरुआत में दैट इज हम बात करेंगे बेटा एम्पियर सर्किट लॉ की। वी विल टॉक अबाउट एम्पियर सर्किट लॉ। देखो बेटा, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है हमारे पास कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हमने गोस थ्योरम पढ़ी थी उसमें हम बोलते थे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर एनी क्लोज्ड पाथ। क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल है तो आप बोलेंगे पाथ, ये ध्यान रखिएगा। जो गोस थ्योरम होती है उसमें आप बोलते हैं ई डॉट ds, वो क्या होता है बेटा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस। तो ये सरफेस के ऊपर होता है और यहाँ पर ये क्या है, लाइन के ऊपर है, तो ओवर एनी क्लोज पाथ। लाइन की इस लाइन है ना, तो पाथ जो लेना पड़ेगा यहाँ पे 1 डायमेंशन की बात करेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, सॉरी सरफेस नहीं, पाथ। ओके, इट इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। बिल्कुल जैसे यहाँ पर आप क्या कहते थे, म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 1/ε0, और करंट की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका रोल होता है, चार्ज का, तो आप कहते हैं Q/ε0 होता है। ठीक है, इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमने मान लीजिए इसका प्रूफ करना है, डेरिवेशन करना है इसका। देखो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन कर रहे हैं हम। मान लीजिए मेरे पास ये एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है विच कैरीज ए करंट I। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इसके चारों तरफ तो इट विल बी इन द फॉर्म लाइक दिस। ये यूं होगा कि नहीं होगा बताओ, डॉटेड कर दूं, ये पीछे की तरफ से है, ये लाइन है, यूज है। ठीक है, सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बेटा, आपको पता है हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हेल्प से निकाल लेते हैं कि अगर थंब हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, तो मैं इसको अगर हम थंब इसके पैरेलल रख लें तो जिधर मेरी राइट हैंड की फिंगर्स घूमेंगी वो क्या देगा मुझे, मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो मान लीजिए मैं यहां से ये कोई मैंने P पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये सर्कल है पूरा। अगर मैं 3D की वजह से मैंने डॉटेड दिखा दिया यहाँ पे, मैं आपसे B और मान लीजिए रेडियस मैंने मान ली A। तो अगर मैं पूछूं इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो लॉन्ग स्टेट कंडक्टर की वजह से हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट I/2πa, म्यू नॉट I/2πa। और अगर यहाँ पर आपको डायरेक्शन निकालनी है बेटा, तो डायरेक्शन कैसे होगी, देखो करंट ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ आपने करंट रख के और यूं घुमा देना है। आप जरा मेरी वीडियो की तरफ देखें एक बार, स्क्रीन को छोड़ के बेटा। ठीक है, करंट ऊपर की तरफ है, राइट हैंड यूज करते हैं और हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ घुमा दें। थंब जो है अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट के ऊपर, मैं यूं अलोंग इस सर्कल के तो टेंजेंट होगा वो, लेकिन ये क्या है, मैं लिख रहा हूं बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इनवर्ड का सिंबल पता है ना, क्रॉस होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इनवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे एक चीज और क्या चाहिए, स्मॉल एलिमेंट और चाहिए, क्योंकि मुझे B.dl लगाना है, तो मैं अगर यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लूं तो स्मॉल एलिमेंट भी क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट ही हो जाएगा। मींस दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0। मैंने क्या कहा, ये लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है बेटा। लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं इस तरीके से। सॉरी, पूरे सर्कल्स कट नहीं करेंगे आपस में, ओके।
तो हमने कोई एक सर्कल कंसीडर कर लिया ए रेडियस का, तो अगर उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट पर कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए होगा, ठीक है। और डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, और वैसे अगर देखेंगे तो सर्कल पे टेंजेंट और परपेंडिकुलर इनवर्ड जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया बेटा, वो स्मॉल एलिमेंट भी क्या होगा आपका, अलोंग द टेंजेंट ही होगा, ठीक है। तो हम जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ बेटा। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं किसकी, इसकी बी डॉट डीएल की, तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, दिस इज बी डीएल, और अभी भी समझाया मैंने बी एंड डीएल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तो ये क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस 0 1 हो गया। अच्छा बी तो इस सर्कल के हर पॉइंट पर बेटा मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा ना, क्योंकि सर्कल है तो हर पॉइंट की डिस्टेंस तो यही रहेगी कंडक्टर से, तो बी तो कांस्टेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया मैंने, अंदर बच गया मेरे पास डीएल, और दिस इज म्यू नॉट, बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 से, म्यू नॉट आई अपॉन क्या है बेटा आपका 2 पाई ए और इनटू डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे बेटा तो टोटल लेंथ, और इस सर्कल की जो आर रेडियस का सर्कल माना हुआ है हमने बेटा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 2 पाई ए हो जाएगी। तो ये देखो क्या आ गया मेरे पास, म्यू नॉट आई आ गया कि नहीं आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी बी डॉट डीएल, और हमने प्रूव कर दिया म्यू नॉट आई, देख लीजिए RHS आ गया, हेंस प्रूव, ये तो प्रूव करना था आपको। सो दिस इज वेरी सिंपल, एम्पियर सर्किटल लॉ, ऑल्दो वी हैव प्रूव्ड दिस फॉर दिस सर्कुलर जो आपने पाथ माना था, बट इट इज रादर वैलिड फॉर, आई कैन से दिस इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ क्लोज्ड पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ की शेप के इंडिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। किसी भी बस क्लोज पाथ होना चाहिए, तो उसके लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इट विल ऑलवेज बी म्यू नॉट आई होगा, ठीक है। सो एक हमने एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या सिंपल सा है, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है क्लास 12 के अंदर भी, ओके। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास है सोलोनॉइडल नेचर, सोलोनॉइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोलोनॉइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली क्या होता है बेटा, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दे फॉर्म क्लोज लूप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कहते थे आप प्लस से शुरू होकर माइनस पे खत्म हो जाती हैं, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाती ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हो आप, भाई देखो जैसे मैं एक मैग्नेट में दिखाऊं आपको, सिंपल एक मैग्नेट की बात करता हूँ, ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये मेरा नॉर्थ पोल है बेटा, ये साउथ पोल, आप कहते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली बाहर निकलती है नॉर्थ पोल से, ठीक है, और साउथ की तरफ जा, पर ऐसा थोड़ी कि साउथ पे खत्म हो गई, मैग्नेट के अंदर भी तो ये ट्रेवल करती हैं, और कहां से कहां तक ट्रेवल करती हैं बेटा, आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप्स, दे फॉर्म क्लोज लूप्स, दिख रहा है आपको, इस तरीके से वो क्या करते हैं, क्लोज मींस ना तो इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही क्या होगा बेटा क्लोज्ड पॉइंट होगा, मींस नो स्टार्टिंग पॉइंट, no starting point or no end point is assigned to these lines। तो बेटा ऐसे जो फील्ड होते हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इन्हीं फील्ड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, सोलोनॉइडल फील्ड। तो सच फील्ड्स आर कॉल्ड सोलेनोइडल फील्ड्स, these are called solenoidal field, और सोर्स फ्री भी कहते हैं इनको, these are called सोर्स फ्री, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि कहां से स्टार्ट होती हैं, तो these are called सोर्स फ्री फील्ड। अब आप कह रहे हैं कि देखो जैसे जितनी लाइनें, एक लाइन बाहर निकली, एक लाइन अंदर भी गई, इसका सीधा सा मतलब ये भी तो है कि मान लीजिए मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, लेट अस सपोज ये क्लोज सरफेस है मेरे पास, कोई भी एक स्फीयर ही है, तो जितनी लाइनें एंटर करेंगी उतनी लाइनें बाहर भी निकलेंगी,
क्यों? क्योंकि ना तो ये स्टार्ट होती कहीं पे ना खत्म होती। मान लीजिए लाइन अंदर जाती 4 फॉर एग्जांपल, बाहर निकलती 3, इट मींस एक लाइन अंदर खत्म हो गई, जबकि आपने कहा ये तो ना कहीं खत्म होती ना कहीं स्टार्ट होती है, ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब जितनी लाइनें एंटर करेंगी उतनी ही लाइनें मेरी क्या होंगी बेटा, बाहर भी निकलेंगी। और इट सिंपली मीन्स कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स, सोलोनॉइडल फील्ड की क्या प्रॉपर्टी हुई, इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू a closed surface, magnetic flux through a closed surface is 0। और फ्लक्स को कैसे लिखते थे, पिछले लेक्चर में वीडियो में देखें, बी डॉट डी एस लिखते हैं। फ्लक्स तो सरफेस इंटीग्रल ही होता है। अभी जो कंफ्यूज मत हो जाना, जो एम्पियर सर्किट वाला पढ़ा रहा था बेटा, इन दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट लाइन इंटीग्रल, और यहाँ पर ये कौन सा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस दैट विल ऑलवेज बी 0। तो सोलेनोइडल फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्या है फिर देख लीजिए, मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप्स बनाती हैं बेटा, मींस यू कैन नॉट डिसाइड फ्रॉम वेयर दे आर स्टार्टिंग और वेयर दे आर एंड नो स्टार्टिंग और नो एंड पॉइंट इज लिंक्ड विद दिस लाइंस, और इसलिए इनको सोर्स फ्री फील्ड या सोलेनोइडल फील्ड भी कहा जाता है बेटा। ओके, और आपने कहा कि जितनी, ये तो कभी खत्म नहीं होती, तो जितनी लाइनें क्लोज सरफेस में एंटर करेंगी उतनी लाइनें क्लोज सरफेस से बाहर भी निकलेंगी। ओके, तो इट मींस नेट फ्लक्स, नेट इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड फ्लक्स। हमने कहा था बेटा जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है ये प्लस का, और इनवर्ड होता है वो माइनस का। तो टोटल देख लो, प्लस जितना है उतना ही माइनस है, तो नेट कितना हो गया, 0। इसको इस संग से भी ले सकते हैं, टोटल फ्लक्स क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस, वो हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सोलेनोइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू, एक्चुअली हमने पिछले वेक्टर्स जब पढ़े थे बेटा, तो उसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट बात पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा है डाइवर्जेंस और एक हमने पढ़ा है ग्रेडियंट, और सॉरी कर्ल भी पढ़ा है ना, ग्रेडियंट और कर्ल की बात कर लेते हैं। ओके, नहीं ग्रेडियंट तो था, दैट वाज फॉर स्केलर क्वांटिटीज। ओके, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है, तो वेक्टर पे तो हम क्या क्या लगाते थे, एक डाइवर्जेंस लगाते थे और एक कर्ल लगाते थे। तो अब हम ऐसा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस, मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, ये स्लो में बोला जा रहा है बेटा, अदरवाइज ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बात कर रहा हूं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डाइवर्जेंस चेक करेंगे हम और उसका कर्ल चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज properties of magnetic field. Number 1, that is divergence of magnetic field induction is 0। यानी अगर आप डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट के बराबर था ना, डेल डॉट बी निकालेंगे बेटा, तो ये कहता है हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाला हुआ था, वहां पर देखिएगा क्या आया था आपके पास। मान लीजिए मुझे कहा जाता है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करें, तो हम एक बार बेसिक डाइवर्जेंस की बेसिक डेफिनेशन में चलते हैं बेटा। एक्चुअली अगर आपको ध्यान हो कि डाइवर्जेंस जो था वो रिप्रेजेंट करता था बेटा फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। हमने बिल्कुल वेक्टर्स के वीडियोस आप देखें, वहां डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग मैंने आपको समझा रखा है, एंड वहां हमने प्रूव भी किया था ये कि क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। मींस वी नो, अगर हम यहाँ पे भी करें ऐसे ही कि अगर मान लीजिए मैं डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखूं, तो ये सीधा सीधा मेरे को क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का है डाइवर्जेंस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम है, इंक्लोजिंग दिस क्लोज सरफेस। ठीक है, और दिस में भी रिटर्न एज फ्लक्स जो होता है बेटा क्लोज सरफेस के लिए, इट इज बी डॉट डी एस अपॉन दिस अपॉन वॉल्यूम। ये होता है कि नहीं होता, बताइए। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस से लिखा है मैंने। और अभी अभी जस्ट आप बैक कीजिए वीडियो को, 3 मिनट पीछे लेकर जाएंगे वीडियो को, तो यू विल फाउंड हमने पढ़ा है कि भाई जो बी है, बी इज
सोलोनॉइडल नेचर है ना, बी इज सोलोनॉइडल इन नेचर। और अगर सोलोनॉइडल इन नेचर है तो इसका मतलब क्या हुआ था, नो स्टार्टिंग एंड नो एंड पॉइंट। तो जितना फ्लक्स क्लोज सरफेस में एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स बराबर हो जाएंगे। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो नेट फ्लक्स जो हो गया वो जीरो, पुटिंग इन वन। अगर मैं वन में पुट करूं बेटा तो देखो क्या आ गया, डेल डॉट बी एंड इट विल बी, यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, जीरो। तो जीरो अपॉन बी क्या आ गया, जीरो आ गया। सो हमें ये प्रूव करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमेशा क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। हेंस प्रूव। बहुत सिंपल सी बात है। हमें पहली प्रॉपर्टी हमने कहा कि भाई डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने कहा कि डाइवर्जेंस जो होता है इट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो उसको हमने क्या किया बेटा, और फ्लक्स का फॉर्मूला पता है आपको, बी डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम लिख दिया। बट वी नो, हमने अभी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं दे आर सोलोनॉइडल इन नेचर, मींस नो स्टार्टिंग और नो पॉइंट इज असाइंड विद देम। ना लाइनें खत्म होती हैं ना शुरू होती हैं वाली लाइनें। तो जितनी लाइनें एंटर करेंगी क्लोज सरफेस में उतनी लाइनें बाहर भी निकलेंगी बेटा। तो इसलिए फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये हमने नंबर वन में पुट किया तो सीधा सीधा आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। क्लियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्या पढ़ा था हमने वहां पे, कर्ल पढ़ा था बेटा, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो अगर मैं बात करूं कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, कर्ल होती है क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल। ये हमें प्रूव करना है, इट इज म्यू नॉट टाइम्स जे। ओके, और ये जो जे होता है बेटा, जे किसको रिप्रेजेंट करता है यहां पर, याद करो, करंट डेंसिटी। इट रिप्रेजेंट्स करंट डेंसिटी बेटा। और करंट डेंसिटी जो होती थी इट वाज करंट पर यूनिट एरिया। हम इसको क्या लिखते थे, करंट पर यूनिट एरिया। और इसकी डायरेक्शन वही होती है, इसकी डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट। करंट, तो हमें ये प्रूव करना है कि भाई डाइवर्जेंस ऑफ, तो बी जीरो होता है वो तो हम कर चुके हैं। अब क्या आ गया, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज म्यू नॉट टाइम्स जे, प्रूव करना है मुझे। ठीक है, चलिए करते हैं हम प्रूफ। सिंपल प्रूफ करना है हमारे पास, मान लीजिएगा। ठीक है, मान लो बेटा मैं कोई भी क्लोज्ड पाथ मान लेता हूं। अगर क्लोज पाथ है तो इसके अंदर क्या इनक्लोज होगा बेटा, एरिया। जैसे सर्कल है, इट इज ए क्लोज्ड पाथ, और सर्कल के अंदर क्या इनक्लोज होता है, एक वो एरिया इनक्लोज होता है। अगर क्लोज सरफेस होता, जैसे स्फीयर होता, तो उसके अंदर क्या इनक्लोज होता, वॉल्यूम। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई भी क्या है बेटा, एक क्लोज्ड पाथ है which encloses the surface area A। इस क्लोज पाथ के अंदर मान लेते हैं टोटल जो एरिया है बेटा, ये वाला ए वाला, ये पूरा एरिया जो है, ये कितना एरिया है, ऐसे एरिया है इसके अंदर। ठीक है, मान लिया हमने जे, यहाँ पर क्या है बेटा, करंट डेंसिटी है। मान लो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, कोई स्मॉल एरिया कंसीडर कर रहा हूँ बेटा, मैं स्मॉल एरिया ले रहा हूँ, कितना, ds। ओके, ये मेरे पास तो एरिया तो हमेशा क्या होता है बेटा, नॉर्मली आउटवर्ड होता है। मान लीजिए ये एरिया है यहाँ पे ds। ओके, स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, नॉर्मली आउटवर्ड। और मान लो करंट डेंसिटी है बेटा इस तरफ जी। ठीक है, देयर इज सम एंगल बिटवीन देम, लेट अस सपोज कितना एंगल है, थीटा एंगल है। इज इट ओके, जे क्या माना है मैंने, करंट डेंसिटी, वो तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म मान लिया मैंने, और कह दिया कि भाई ds क्या है यहाँ पर, सरफेस है। ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया है। तो अगर मान लीजिए मैं मानूं तो इसमें से सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इसमें से देखें कि कितना करंट पास हो रहा है बेटा, दैट इज डिस्कस। जैसे करंट थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है बेटा ds, उसमें से हमने करंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप, di, कैसे लिखा जाता है, इट इज j डॉट ds। देखो बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर, लेकिन करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट लोगे तो स्केलर आ जाएगा। बाकी इसके कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे फ्लक्स में नहीं कर देते हैं हम, इस जे के कंपोनेंट ले लेंगे, कौन सा, नॉर्मल। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा इसका,
अगर आप करोगे तो जे कोस थीटा नहीं आ जाएगा, और जब आप लिखोगे इसको जे कोस थीटा और ds, तो इसको जब लिखोगे तो वो यही बन जाएगा, देख लो जे डॉट ds बन जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाता है बेटा, दो तरीके समझो कि भाई ये जो करंट है जे, मान लीजिए नॉर्मल के लॉन्ग नहीं था, एरिया तो नॉर्मल के लॉन्ग था, तो मैंने नॉर्मल के लॉन्ग इसका कंपोनेंट ले लिया जे कोस थीटा, तो करंट क्या होगा जे कोस थीटा इंटू ds, और जे को कैसे लिख सकते हो जे डॉट ds। अब इससे दूसरी तरीके समझे, मैंने कहा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ds भी वेक्टर है बेटा, और दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, डी आई आ जाएगा। और अगर मुझे मान लीजिए टोटल करंट थ्रू द क्लोज सरफेस निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन ले लें, और सरफेस इंटीग्रल आएगा कि नहीं, क्योंकि आप जे डॉट डी एस लिख रहे हो बेटा, तो क्या लिखेंगे हम, टोटल करंट थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल करंट थ्रू द क्लोज सरफेस, ठीक है, आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, मैंने बताया था आप दो बार भी लिख सकते हो, दो का मतलब ही क्या हो जाता है, सरफेस इंटीग्रल हो जाता है, ठीक है ना। ये कौन सा इंटीग्रल हो गया, सरफेस इंटीग्रल, पूरे सरफेस के ऊपर मैंने क्या कर दिया बेटा, इस पे इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे, अब अकॉर्डिंग टू, अभी अभी प्रूव किया था बेटा, एम्पियर्स सर्किट लॉ, अब अभी भी मैंने करवाया, इट इज बी डॉट डी एल एंड इट इज इक्वल टू म्यू डॉट आई, क्या था हमने, ओके। और इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आई की वैल्यू पुट कर दूं बेटा, आई अभी आपने निकाला नंबर 3 के अंदर, तो आई की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नोट, और दिस इज जे डॉट डी एस, ठीक है, ये आ गया। अब एक तरफ लाइन इंटीग्रल है बेटा, एक तरफ क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रल आ गया। तो याद करो हमने वेक्टर्स पढ़ते वक्त दो थ्योरम्स पढ़ी थी, एक थी बेटा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को रिलेट करती थी, और एक पढ़ी थी हमने स्टोक्स थ्योरम जो लाइन और सरफेस इंटीग्रल को आपस में इंटर रिलेट करती थी। तो एक तरफ हमारे पास लाइन है बेटा, एक तरफ सरफेस इंटीग्रल है, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम की जरूरत पड़ेगी आपको, स्टोक्स थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम लगा दूं मैं। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, देखो लाइन इंटीग्रल को आप किस में बदल सकते हो बेटा, सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। देखो क्या बन जाएगा ये चीज हमारे पास, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी डॉट डीएस। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, किसी भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल जो होता है, इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। आप देख सकते हैं बेटा, ये ऑलरेडी आप लोगों ने प्रूव किया हुआ है, कहां पर, जब वेक्टर्स वाले वीडियोस थे जहां पर मैंने स्टोक्स थ्योरम और आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करवाई हुई है, ठीक है। तो अब ये फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई। अगर मैं बात करूं बेटा फ्रॉम 3 एंड 4 आप बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वेट कर दीजिए, इट इज डेल क्रॉस बी डॉट ds बेटे, एंड इट इज म्यू नॉट टाइम्स दिस इज j डॉट ds, ठीक है। और दिस में बी रिटन एज म्यू नोट जे को मैं इकट्ठा भी लिख सकता हूँ, जे क्योंकि म्यू नोट तो क्या है बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओके, और डॉट ds। और देखो बेटा मैं इसको यूं लिख लें, दोनों टर्म्स को मैं एक तरफ कर लेता हूं क्योंकि दोनों ही सरफेस इंटीग्रल, इसको इधर ले आऊं, माइनस का हो जाएगा डेल क्रॉस बी जो है बेटे, डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नोट जे डॉट ds एंड दैट इज इक्वल टू 0। हियर ds तो 0 है नहीं, एज ds इज नॉट 0, आपने माना हुआ ना, ये तो कुछ एरिया कंसीडर किया हुआ है बेटा,
ठीक है, और वो एरिया तो जीरो है नहीं, तो इट मीन्स ये वाली ब्रैकेट क्या होगी, जीरो होगी। डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नोट जे इज इक्वल टू जीरो, विच फर्दर एम्प्लाइज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट ऑफ जे। और यही हमें प्रूव करना था कि भाई कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स द करंट डेंसिटी। प्रॉपर्टी है बेटा, पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव की कि भाई जो डाइवर्जेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वो जीरो होता है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी में हमने प्रूव करना था कि भाई हमारे पास कि कर्ल जो है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज, कर्ल को कैसे लिखते थे, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते, डेल और किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स द जे। तो जे क्या चीज है यहाँ पर बेटा, मैंने बताया करंट डेंसिटी होती है, एंड करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन बतानी जरूरी है, तो हमने बताया इसकी डायरेक्शन सेम होती है जो कि किसकी होती है बेटा, करंट की होती है, ठीक है। एंड वैसे बेसिकली होता क्या है, करंट पर यूनिट एरिया होता है। तो हमने क्या किया बेटा, एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर लिया विच इनक्लोजेज ए सरफेस एस। हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया बेटा, एरिया एलिमेंट कितना ले लिया, ds ले लिया। यू नो एरिया एलिमेंट हमेशा गिवन सरफेस के नॉर्मल होता है, मान लीजिए नॉर्मल इधर है, और दूसरा हमने क्या ले लिया बेटा, j करंट डेंसिटी, एंड लेट अस सपोज इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इस स्मॉल में एरिया में से कितना करंट पास होगा वो निकालना है आपको, तो di क्या हो जाएगा आपका, j डॉट ds हो जाएगा, एंड दिस इज j cos थीटा इनटू ds, ओके। तो टोटल अगर मुझे इस पूरे सरफेस में से एरिया निकालना है, करंट निकालना है बेटा, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा हमारे पास, j डॉट ds हो गया, ओके, i j डॉट ds आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, इंटीग्रेशन कर दिया बेटा मैंने इसका। नाउ एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किट लॉ की बात करो तो वो कहता है बेटा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, और टोटल करंट कितना है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई एक तरफ तो मेरे पास क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल आ गया है, ओके, और एक तरफ मेरे पास क्या आ गया है, सरफेस इंटीग्रल आ गया है, तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए आपस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे याद आया कि भाई मैंने तो दो थ्योरम्स पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, सरफेस को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट करने का तरीका है मेरे पास, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी मैंने, और ऐसे ही लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में करना हो तो स्टोक्स थ्योरम पढ़ी हुई मैंने, जो कहती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, दैट इज बी डॉट डीएल जो होता है, इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी, ओके। अब हमने क्या किया, 3 और 4 को कंपेयर कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों की, तो हमने राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर दिया। म्यू नोट को तो इंटीग्रेशन के अंदर भी लिखा जा सकता है क्योंकि तो कांस्टेंट टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने म्यू नोट को अंदर लिख दिया बेटा, तो म्यू नोट जे आ गया डॉट ds, मैं साइड टर्म से एक तरफ कर ली, चूंकि दोनों ही सरफेस इंटीग्रल है तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नोट जे, बट ds तो जीरो हो नहीं सकता, ds जीरो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ये वाली ब्रैकेट जीरो होगी, और ये ब्रैकेट जीरो होने का मतलब समझ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, किसको, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे आ गया, ये हमें प्रूव करनी थी। तो ये क्या थी बेटा, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी किसकी, यू कैन से दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, क्लियर। नाउ आगे चलें, अब क्या है नेक्स्ट, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस बता रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को। एक डेफिनेशन होती है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं हम इसको, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, जब हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हम कहते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाता है,
तो कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस को किस हद तक मैग्नेटाइज कर सकता है? We can say it is the degree to which a field can magnetize the given substance. Degree to which a field can magnetize the given substance. मतलब यूं समझ लो कि एक क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है बेटा, तो जो पढ़ाई का एक लेवल है वो दोनों पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पर भी और टीचर पर भी। तो ये टीचर का पार्ट है कि एक टीचर किस हद तक अपने बच्चों को चीजें एक्सप्लेन कर पाता है, टर्म्स समझा पाता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डिग्री टू विच ए फील्ड कैन मैग्नेटाइज द गिवन सब्सटेंस, कि कोई मैग्नेटिक फील्ड किस सब्सटेंस को किस हद तक मैग्नेटाइज करेगा, वो क्या कहलाता है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी किसकी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है कि नहीं है? एच से डिनोट करते हैं बेटा। और अगर इसके फार्मूले पे जाएंगे तो एच जो होता है, इट इज, अगर आप मीडियम में वैक्यूम में, तो इट विल बी बी नोट बाई म्यू नोट, और अगर आप मीडियम के अंदर है तो इट विल बी बाई म्यू हो जाएगा। बी नोट बाई म्यू नोट और बी बाई म्यू होता है बेटा ये। ठीक है, आप यूं समझ लें इसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, सोलोनॉइड है। यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 12 के अंदर, आप कहते हैं इट इज म्यू नोट एन आई। एक्चुअली ये म्यू नोट तो इस मीडियम की प्रॉपर्टी है भाई, जो सोलोनॉइड के अंदर है। अगर कुछ नहीं है तो ये म्यू नोट है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने अभी आयरन रोड डाल दी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर म्यू आ गया, तो अगेन ये चीज तो चेंज होगी ना, इस मीडियम को चेंज करने से ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं टर्म चेंज हो रही ना। तो यानी ये जो इसमें म्यू या म्यू नोट का फैक्टर आ रहा है, ये तो इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो हमने क्या किया, उस मैग्नेटिक फील्ड में से इस म्यू से डिवाइड कर दिया, ताकि सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी बच जाए मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी बच जाए, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। तो जैसे अगर इसी की बात करें तो यहाँ से मेरे पास एच क्या आ जाएगा? एन आई आ गया। एच जो हो गया वो कितना आ गया? एन आई आ गया। ठीक है, और एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसकी यूनिट्स बनाओगे तो क्या बन जाएगी? एम्पियर पर मीटर। एन की टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, एन ये होता था एन बाई एल, तो नंबर ऑफ टर्न्स का तो कुछ नहीं, तो ये पर मीटर में चला जाएगा, और करंट का तो एम्पियर हो गया। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हुई द डिग्री टू विच ए फील्ड कैन मैग्नेटाइज द गिवन सब्सटेंस, कि टीचर किस हद तक अपने बच्चों को समझा रहा है। अब दूसरा रोल बच्चों का भी तो है, टीचर समझा रहा है पर बच्चे समझ ही नहीं चाहते, या मान लीजिए उस लेवल के बच्चे ही नहीं है। लेवल से मेरा मतलब है, मान लीजिए साइंस की क्लास में आर्ट्स के बच्चों को लाके बिठा दिया, अब उनको कैसे समझ में आएगी ये बात? उनकी कॉन्सेप्ट अलग है, हमारी कॉन्सेप्ट अलग है साइंस वालों की। ठीक है कि नहीं है? तो मतलब सब्सटेंस, अब मैग्नेटिक में आप एक आयरन रख दें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक आप स्टील रख दें, सेम मैग्नेटिक फील्ड, एच सेम है मान लो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी सेम है, लेकिन मैं उसके अंदर एक आयरन रख दूं, एक तरफ स्टील रख दूं, तो दोनों में क्या अलग अलग मैग्नेटिज्म पैदा नहीं होगा? यानी सब्सटेंस की भी तो रोल है, और उस सब्सटेंस के रोल को हम बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दूसरा हम क्या बोलेंगे बेटा उसको? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हाई, लेकिन ये वो हद तक जहां तक कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा जब से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। ठीक है, यानी अब ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी थी, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिग्री आप कहेंगे इसे, डिग्री टू विच ए सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज, डिग्री टू विच ए सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड when placed in external magnetic field. Degree to which a substance get magnetized when it is placed in external magnetic field बेटा। तो होता क्या है कि जब हम किसी सब्सटेंस, आई को हम थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अच्छे से, हम बात कर रहे हैं, हम आई की बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। ठीक है, मान लो बेटा कोई एक स्पेसिमेन है, मैग्नेटिक स्पेसिमेन है मेरे पास, आयरन का पीस है, मैं इसको बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं। ठीक है, मान लीजिए धीरे धीरे ये यूं समझ लीजिए आप, ये नॉर्थ पोल है मेरा और ये साउथ पोल है,
तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या साउथ डेवलप होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा बेटा, नॉर्थ। इंड्यूस नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ इंड्यूस्ड साउथ पोल। तो क्या इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप नहीं हो गया? क्या डेवलप हो गया इसके अंदर? एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आई जो होता है बेटा, ये होता है आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, induced magnetic moment developed per unit volume of the specimen। वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन में सब्सटेंस को कह रहा हूं जो आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है बेटा, दैट इज आई हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर किसी के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो गया, इट मींस ज्यादा उसके अंदर इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन आ गई, मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यूनिट इसकी भी निकाल लें आप, इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट की, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, इसकी यूनिट भी क्या आ गई, एम्पियर मीटर। यानी भाई यूनिट वाइज तो आई एंड एच दोनों क्या है, सेम है भी, दोनों अल्टीमेटली काम तो एक ही कर रहे हैं कि सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को पढ़ना, मतलब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स गेन कर रहे हैं कुछ, यही तो मकसद है मेरा। ओके, और एक भाई कोई आराम से पढ़ ले स्टूडेंट्स, एक कई बार क्या होता है थोड़ा सा डांट फटकार से सुन ले, पेरेंट्स को कंप्लेन करने से पढ़ लें, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आसानी से पढ़ेंगे या मुश्किल से पढ़ेंगे, ये सब करना है हमने, देखना है। तो वो क्या होता है बेटा, कोई सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होगा या मुश्किल से, वो प्रॉपर्टी फिर कहलाती है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी JIM से डिनोट करते हैं बेटा। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। बाकी क्या होता है, इट डिसाइड्स हाउ इजीली a substance get magnetized, how easily a substance get magnetized when placed in magnetic field। ठीक है भाई, तो ये होता है आई और एच का रेशियो होता है बेटा। और अभी आप कह रहे थे आई और एच तो दोनों ही एम्पियर पर मीटर, तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, इट विल बी ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है भाई, तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं बेटा जिनका हमने यूज करना है अब आगे चल के, क्योंकि अब हम इसके बाद जो बात करेंगे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की बातें करेंगे। ठीक है, एटम्स की बात करें, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, उसका हर एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल काम करता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोई भी एटम कैसे मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो तक आप एक बार इसे अच्छे से देख लें, ताकि हम, क्योंकि अगले वीडियो में इन सब टर्म्स का हमने यूज करना है। थैंक यू।